नमस्कार, मैं अमरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था, अर्थात मगध साम्राज्य जो उस 16 महाजनपद में सर्वशक्तिशाली बनकर उभरा, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। अर्थात 16 महाजनपद में जो सर्वशक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा वो था मगध महाजनपद। मगध सर्वशक्तिशाली कैसे बना और इस पर कौन कौन से राजवंश शासन किए, इन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। देखिए, इस पर जो प्रमुख राजवंश शासन किए उसको मैंने यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। इसमें जो प्रमुख राजवंश शासन किया उसमें पहला राजवंश था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का उल्लेख वैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है पुराण में और महाभारत में। बृहद्रथ वंश में एक शासक हुए जिसका नाम था जरासंध। उसके बाद इस पर शासन किया हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसे इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर्यक वंश एक ऐसा वंश था जिसमें लगभग सभी शासक अपने पिता की हत्या करके शासक बना था, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार थे। उसके बाद बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु की हत्या करके उदयीन, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है, उसके बाद उदयभद्र का भी हत्या हो गया। उसके बाद शासक अनिरुद्ध बना। उसके बाद मुंडक और नागदशक, जिसे दर्शक भी कहा जाता है, ये शासक बना। इन तीनों को भी पितृहंता कहा गया। उसके बाद कहा जाता है कि जनता ने एक अमात्य शिशुनाग को शासक बना दिया, अर्थात उसके बाद शिशुनाग के द्वारा जो वंश स्थापित हुआ उसे शिशुनाग वंश कहा गया। शिशुनाग वंश में शासक प्रथम जो बना वो शिशुनाग था। शिशुनाग के बाद शासक बना कालाशोक, जिसे कालाशोक को दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है, क्योंकि यह कौवे के समान काला था, कागा के समान काला था, इसीलिए इसको काकवर्ण कहा गया। उसके बाद कहा जाता है कि इस वंश के शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। उस नंदीवर्धन की हत्या कर दी महापद्म नंद ने, और महापद्म नंद नंदीवर्धन की हत्या करके शासक बना और एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम रखा गया नंद वंश। अर्थात महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई। कहा जाता है कि महापद्म नंद के जो उत्तराधिकारी थे, इनके 8 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे घनानंद, वह इनका उत्तराधिकारी बना। और कहा जाता है कि घनानंद बहुत ही दुराचारी शासक हुआ। उन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। इसी घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना किया। उसके बाद है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार बने। और बिंदुसार, ध्यान रहे कि यहाँ हर्यक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार है, जबकि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी का नाम बिंदुसार है। वो सब देखेंगे कि इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा था। उन सब चीज़ों को जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना और अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ। और कहा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। इस देवभूति की हत्या वासुदेव कण्व नाम का व्यक्ति कर दिया, और वासुदेव कण्व के द्वारा जो वंश की स्थापना हुआ जिसका नाम रखा गया कण्व वंश। अर्थात कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे उसका नाम था सुशर्मा, जिसकी हत्या सिमुक ने कर दी। और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, जिसे हम लोग आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब इन वंशों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक तैयार किया है। यदि इसे आप याद रखते हैं तो बड़ा आसानी से ये सभी वंश याद हो जाएंगे। वंश क्रम हम यहाँ लिखे हैं और ये ट्रिक है। बेहद हसीन मासूक सा, बेहद हसीन मासूक सा। देखिए, बेहद से बृहद्रथ वंश, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। अर्थात उम्मीद है कि आपको ये क्रम याद रहेंगे और यहाँ से प्रश्न आते रहता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष अर्थात 16 महाजनपद में जो मगध सर्वशक्तिशाली बना उसके पीछे कारण क्या था। मगध राज्य जो सर्वशक्तिशाली बना उसके पीछे कई कारण थे, जिसमें 3 प्रमुख कारण थे। आर्थिक कारण, भौगोलिक कारण और राजनीतिक कारण। उसमें आर्थिक कारण की जब बात की जाए तो मगध क्षेत्र में गंगा नदी थी,
गंगा के साथ साथ गंडक, सोन और पुनपुन का जो क्षेत्र था, अर्थात कहा जाता है कि मगध जो साम्राज्य थी, अर्थात मगध जो महाजनपद था, उस मगध महाजनपद में नदियों का जाल बिछा हुआ था और नदियों की जाल होने के कारण इस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ थी और उपजाऊ मिट्टी थी, जिस कारण यहाँ धान की पैदावार अच्छी होती थी। और पुराणों में धान की पैदावार जिस क्षेत्र में अधिक हुई है उस क्षेत्र को जोड़कर देखा गया है जनसंख्या से, अर्थात जहाँ धान की फसल ज़्यादा होती थी वहाँ घनी आबादी देखी गई, जनसंख्या अधिक देखी गई, अर्थात इस क्षेत्र में जनसंख्या भी अधिक था और जनसंख्या अधिक थी, उपज अधिक होता था, जिस कारण से राजा को टैक्स अधिक मिलता था, कर अधिक मिलता था और राजा को कर मिलने के बाद राजस्व में वृद्धि होती थी। साथ ही इस गंगा नदी घाटी क्षेत्र जो था, इसमें गंगा नदी के कारण व्यापार वाणिज्य भी सुगमता पूर्वक हो जाता था, जिससे व्यापार वाणिज्य से भी जो कर प्राप्त होते थे वो राजा को कहीं न कहीं संपन्न बना रहा था। और कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि भी अच्छी खासी थी। उसके बाद है कहा जाता है कि इस समय मुद्रा का प्रचलन का उल्लेख मिलता है, जिसे आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा गया, क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है। और इस समय मगध क्षेत्र में लोहा का आविष्कार हो चुका था। कहा जाता है कि 1000 ईस्वी पूर्व में वैसे लोहा का आविष्कार का प्रमाण मिलता है, परंतु इस समय में कहा जाता है कि मगध क्षेत्र में लोहा का आविष्कार होने के कारण इस क्षेत्र में खेतों की गहरी जोताई प्रारंभ हो गई और लोहा का आविष्कार होने के बाद सेना के लिए नए नए हथियार बनाना सुगम हो गए, जिसके कारण सैन्य बल मजबूत हो गए और शासक कहीं न कहीं सैन्य शक्ति के बदौलत शासक शक्तिशाली हो गए। उसके बाद उल्लेख मिलता है दूसरा कारण था भौगोलिक कारण। राजगृह शहर का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था और बिंबिसार ही इसे राजधानी के रूप में इसे स्वीकार किया और इसे राजधानी बनाया। राजगृह को वर्तमान राजगीर जिसे कहते हैं, इसे गृहब्रज भी कहा जाता था। कहा जाता है यह राजगीर जो है वो 5 पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ था, जिस कारण से मगध की राजधानी राजगृह बिल्कुल सुरक्षित थी। इसके साथ कहा जाता है कि जब राजधानी मगध का ट्रांसफ़र होकर के पाटलिपुत्र आया तो वो पाटलिपुत्र भी गंगा, सोन, पुनपुन और गंडक वाले क्षेत्र में होने के कारण कहा जाता है कि यह भी नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था पाटलिपुत्र, इसीलिए इसे नदी दुर्ग की संज्ञा दी गई। अर्थात नदी दुर्ग से घिरे होने के कारण पाटलिपुत्र राजधानी भी जो था वो बिल्कुल सुरक्षित राजधानी थी। इसके साथ ही कहा जाता है कि इस समय में इस क्षेत्र में नदी जलमार्ग जो था वो विकसित हो चुका था, अर्थात गंगा नदी क्षेत्र जो था वो नदी जलमार्ग के रूप में उपयोग किया जाता था, जिससे यातायात में भी सुविधा होती थी, साथ ही व्यापार में भी सुविधा होती थी और सैन्य आवाजाही भी बड़ी आसानी तरीके से होता था इस नदी जलमार्ग के माध्यम से। उसके बाद तीसरा कारण में आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। कहा जाता है कि मगध के उत्कर्ष में, अर्थात बिंबिसार जो अपने साम्राज्य का प्रसार कर पाया, उसके पीछे मगध इतनी संपन्न हो पाई, इसके पीछे प्रमुख कारण जो था वो राजनीतिक कारण ही था। बड़े ही दूरदर्शी व्यक्ति थे बिंबिसार। इन सब चीज़ों को आगे हम लोग देखेंगे। कहा जाता है कि राजनीतिक कारण में पहला उल्लेख मिलता है कि मगध में जो भी शासक हुए हैं वो सब के सब योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक हुए हैं। मगध के शासक बड़ा ही योग्य हुए हैं और महत्वाकांक्षी रहा है। हमेशा ये साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा है। इनकी सैन्य शक्ति बड़ा ही मजबूत थी। यही कारण है कि कहा जाता है कि प्रारंभ में मगध साम्राज्य के विकास में, मगध साम्राज्य के संपन्न बनाने में बिंबिसार का बहुत बड़ा योगदान था। बिंबिसार ने इसमें वैवाहिक नीति, मित्र नीति, युद्ध नीति, कूटनीति और सैन्य शक्ति, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया। वैवाहिक नीति का भी भरपूर प्रयोग किया, क्योंकि उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार की लगभग 500 पत्नियां थी। उसके साथ मित्र नीति भी इनका बड़ा सफल रहा। उसके साथ साथ युद्ध नीति भी बड़ा सफलतापूर्वक इन्होंने संचालित किया। और कूटनीति, कहा जाता है कि बिंबिसार के दरबार में 2 कूटनीतिज्ञ रहते थे, जिसका नाम सुनिधि और दीर्घचारण था। सुनिधि और दीर्घचारण की मदद से बिंबिसार ने बड़ी सफलतापूर्वक कूटनीति का प्रयोग किया और अपने साम्राज्य का
विस्तार किया। इसके साथ साथ कहा जाता है कि सैन्य शक्ति बड़ा ही मजबूत था मगध का, जिसके बल पर मगध अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत पाया और अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बना करके रखा। मगध में पहला जो शक्तिशाली राजवंश स्थापित हुआ वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश की जो स्थापना हुई वो 544 ईस्वी पूर्व में हुई और 544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक हर्यक वंश का शासन रहा। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। जो बिंबिसार का उल्लेख मिलता है कि जैन साहित्य में इसको श्रेणी के नाम से जाना गया है। श्रेणी का अर्थ होता है जिसका नाम दूर तक लोगों के द्वारा जाना जाता हो। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया क्योंकि लगभग 80,000 गांव से ये टैक्स प्राप्त करते थे, अर्थात क्षेत्रों को जीतने वाला को क्षेत्रोजस कहा गया है। उसके बाद कहा जाता है कि बिंबिसार ने बड़ा ही बेहतरीन नीति अपनाया अपने साम्राज्य विस्तार का। उसमें पहली नीति थी मित्र नीति। बिंबिसार के मित्र नीति के तहत उल्लेख मिलता है कि अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत जब पीलिया रोग से ग्रसित हो गए, पांडु रोग जब इनको हो गया, तो इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा और जीवक इनका इलाज किया और सफलतापूर्वक इलाज कर जब जीवक वापस आया, कहा जाता है कि अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत जो है अधीनता स्वीकार कर ली, अर्थात मित्रता कर ली। किनसे? तो बिंबिसार से। अर्थात अवंती से मित्रता में सबसे बड़ा योगदान जीवक का रहा। जो जीवक के बारे में कहा जाता है कि जीवक एक बाल रोग विशेषज्ञ थे, एक वैद्य था, प्रख्यात वैद्य था जीवक। कभी मौका मिला तो जीवक के बारे में, जीवक के पूरे जीवनी बताएंगे। उसके बाद है कि मित्र नीति के तहत गंधार जो क्षेत्र था, जो वर्तमान तक्षशिला पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, उस गंधार के शासक थे पुष्कर सरीन। उस पुष्कर सरीन के दरबार में बिंबिसार एक दूत को भेजा था, अर्थात दूत को भेज करके पुष्कर सरीन से मित्रता कर ली थी। उसके बाद है कि वैवाहिक नीति के तहत, वैवाहिक नीति के तहत कहा जाता है कि उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार की कुल 500 रानियाँ थीं, जिसमें महाकोशला अर्थात कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से बिंबिसार की जब शादी हुई तो काशी उसे दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। उसके साथ ही अगला उल्लेख मिलता है विवाह का कि वज्जी नरेश जो चेटक थी, उनकी पुत्री थी चेलना, उनसे इन्होंने विवाह किया। और वज्जी के बारे में हम लोग पढ़े थे 16 महाजनपद में कि वज्जी एक संघ था, उस संघ में 8 बड़े राज्य थे और कहा जाता है कि 8 बड़े राज्य, इसके साथ ही 7,707 राजा उसके अंदर थे। और इतने बड़े क्षेत्र से इनकी वैवाहिक संबंध हो जाने के बाद ये संपन्न शासक हो गए और शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर सामने आया। इसके साथ ही वर्तमान पंजाब वाला क्षेत्र में मद्र देश था, उस मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा, उससे भी इन्होंने विवाह किया और इनसे मद्र देश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिंबिसार ने युद्ध नीति के तहत सबसे पहला जो युद्ध में पराजित किया वो अंग को पराजित किया। अंग का शासक था ब्रह्मदत्त, उसको इन्होंने युद्ध में पराजित किया। अंग पर ही पहला आक्रमण ये क्यों किए, उल्लेख मिलता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने युद्ध नीति के तहत सबसे पहला शिकार अंग राज्य को बनाया, अर्थात अंग जो प्रदेश था जिसके शासक ब्रह्मदत्त थे उनको जीता। उसके पीछे कारण था, देखिए इस ग्राफ के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे, बड़ा सरलता पूर्वक समझ में आ जाएगी। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है वो मगध राज्य है और 16 महाजनपद में ये जो मगध था उसके आसपास इस तरह से क्षेत्र थे। इस तरफ था अंग जिसके शासक थे ब्रह्मदत्त और गंगा पार करके वज्जी संघ थी, अर्थात वज्जी संघ से तो ये वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, अब ये इनके कुटुंब हो गए। उसके साथ ही कौशल से भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और कौशल से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद काशी इनको दहेज के रूप में मिल गया। उसके बाद कहा जाता है कि गंधार, तो गंधार में ये पुष्कर सरीन जो वहाँ के शासक थे उनके दरबार में दूत भेज करके गंधार से बिंबिसार मित्रता कर ली, अर्थात ये जो गंधार है, गंधार और मगध के साथ इनकी मित्रता हो गई। वज्जी संघ इनके कुटुंब हो गए। उसके साथ साथ कौशल और काशी ये दोनों इनके कुटुंब हैं। उसके बाद है वत्स। वत्स कहा जाता है कि वत्स जो है वो अवंती के, लगभग अवंती के अंदर में हुआ करता था। तो कहा जाता है कि अवंती
के शासक को एक बार गंधार के शासक पुष्कर सरीन हरा चुके थे, इसीलिए इनको डर था पुष्कर सरीन से, इसलिए इन्होंने पुष्कर सरीन से मित्रता कर ली। और मित्रता करने के बाद कहा जाता है कि इनके दो कूटनीतिज्ञ सुनिधि और दीर्घचारण, बिंबिसार के दरबार में रहने वाले दो कूटनीतिज्ञ सुनिधि और दीर्घचारण बड़े ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन्होंने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत से भी मित्रता करवा दी, अर्थात अब ये सब के सब इनके परिचित हो गए। और अब बचा यदि कुछ तो वो बचा अंग, और अंग जो था, अंग की राजधानी चंपा थी, और इस अंग क्षेत्र पर इन्होंने पहला आक्रमण किया और यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को बिंबिसार पराजित कर दिया। और कहा जाता है कि अंग को मिला लिया मगध साम्राज्य में, यहाँ से इनकी साम्राज्य विस्तार प्रारंभ हो गई। कहा जाता है कि इन सब क्षेत्रों को जीतने के बाद बिंबिसार बड़े ही बेहतरीन तरीके से शासन कर रहा था। उसी दरमियान बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की मित्रता हो गई, किससे? तो देवदत्त से। वो देवदत्त जो महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे देवदत्त, उनसे मित्रता हो गई अजातशत्रु की। और अजातशत्रु को एक दिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी जो शासन कर रहे हैं वो तो तुम राजकुमार ही बन के रह जाओगे, अर्थात तुम शासक नहीं बन पाओगे। यदि इतने लंबे समय तक ये शासक बने रहे तो तुम शासन कब कर पाओगे? तो उन्होंने कहा तो इसका क्या उपाय किया जाना चाहिए? कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने के बाद अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु शासक बन गया। कहा जाता है कि अजातशत्रु जो ही पिता बिंबिसार की हत्या की, उसके बाद बिंबिसार के जितने हितैषी शासक थे वो सब के सब, जिनसे बिंबिसार की अच्छा संबंध था, वो सब के सब विरुद्ध हो गए अजातशत्रु के। और यही कारण था कि अजातशत्रु को कौशल नरेश जो है वो काशी अजातशत्रु से छीन लिया, और जिसके कारण इनको युद्ध करना पड़ा कौशल से। उसके साथ साथ वज्जी संघ भी इनके विरुद्ध हो गया, जिसके कारण वज्जी संघ को भी बाद में अजातशत्रु ने जीता। वो सब चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। अर्थात अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने पिता की हत्या करके शासक बना था। कहा जाता है कि अजातशत्रु जो अवंती के भय से राजगिरी को किलेबंदी करवा लिया। अवंती के जो शासक थे वो अवंती बहुत ही संपन्न राज्य था। बिंबिसार के साथ उनकी मित्रता हो गई थी जीवक के कारण, परंतु अवंती एक संपन्न राज्य था। इस राज्य से डर हो रहा था अजातशत्रु को, अवंती से भय हो रहा था, इसलिए इन्होंने अवंती के भय से राजगृह जो था उसकी राजधानी उसको किलेबंदी करवा लिया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित कर दिया अजातशत्रु ने और काशी प्राप्त कर ली। उसके साथ ही प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से इनका विवाह भी हो गया अजातशत्रु का। कहा जाता है कि अजातशत्रु का एक मंत्री था वत्सकार, जिसको वर्षकार भी कहते हैं। बड़ा ही योग्य व्यक्ति था और कूटनीतिक अच्छी जानकारी रखी थी इन्होंने। कहा जाता है कि इन्होंने 16 वर्षों तक लगातार वज्जी संघ में रहा, और वज्जी संघ में जा करके वो जो संघ था उस संघ में, वज्जी संघ में फूट डाल दिया। और फूट डालने के बाद जब वो संघ कमज़ोर पड़ गया, उसके बाद वत्सकार ने अजातशत्रु को कहा कि अब आप आक्रमण वज्जी पर कर सकते हैं, वज्जी अब कमज़ोर हो चुका है। कहा जाता है कि मंत्री वत्सकार की मदद से 16 वर्ष तक युद्ध करने के बाद अंततः 36 राज्यों को पराजित कर दिया अजातशत्रु। और इसी युद्ध में वैशाली के विरुद्ध जब युद्ध किया अजातशत्रु, इसमें इन्होंने 2 हथियार का प्रयोग किया, जो एक नए प्रकार का हथियार था जिसका नाम था रथमूसल और महाशिलाकंटक। रथमूसल जो था वो कहा जाता है कि उसका प्रयोग दीवारों को तोड़ने में किया जाता था, जबकि युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए महाशिलाकंटक का प्रयोग किया गया था। अर्थात महाशिलाकंटक और रथमूसल ये दोनों नए हथियार का प्रयोग अजातशत्रु किसके विरुद्ध किया? तो वज्जी संघ अर्थात वैशाली के विरुद्ध किया। कि अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई उसे जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। उनकी मृत्यु के उपरांत बुद्ध के जो मृत शरीर थे उसको 8 भागों में बांटा गया, अर्थात अलग अलग अवशेष 8 भागों में बांटा गया। और बुद्ध के अवशेष पर अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया।
बुद्ध के अवशेष पर अजातशत्रु राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। इसके साथ ही कहा जाता है कि जब 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद और अन्य लोगों के द्वारा यह चिंता सताया जाने लगा कि अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो पाएगा, बौद्ध धर्म का अब विकास कैसे होगा। तो इसके लिए राजा के संरक्षण की आवश्यकता थी, जो संरक्षण इसे मिला अजातशत्रु से। और अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह जो मगध की राजधानी थी, वहाँ सप्तपर्णी नाम के एक गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप मुनि के द्वारा किया गया, जो महाकश्यप बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया। कहा जाता है कि अजातशत्रु की जो हत्या है वो उदायीन ने कर दिया। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था, जबकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायीन कर दिया। उदायीन या उदयभद्र अब शासक बना। और कहा जाता है कि उदायीन या उदयभद्र जब शासक बना, गंगा, सोन एवं पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, उस समय में कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, इस क्षेत्र की स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपना राजधानी बनाया। ध्यान रहे कि पाटलिपुत्र को राजधानी की महत्ता के रूप में यदि पूछा जाए कि पाटलिपुत्र के महत्व को सबसे पहले कौन सा शासक समझा था, तो वो अजातशत्रु समझा, परंतु उसे राजधानी वो नहीं बना पाया। राजधानी बनाया किसने? तो उदायीन या उदयभद्र ने बनाया। कहा जाता है कि उदायीन जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को यह मानता था। और उदायीन की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा छुरा घोंप करके कर दी गई। उदायीन के बाद उसके पुत्र अनिरुद्ध शासक बना, उस अनिरुद्ध की भी हत्या कर दी गई। और कुछ दिन के बाद शासक बना मुंडक, और मुंडक के उपरांत शासक बना नागदशक। कहा जाता है कि हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे वो यही नागदशक थे। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, इन तीनों को भी पितृहंता के नाम से जाना गया। अर्थात इस वंश में लगभग सभी शासक की हत्या उनके पुत्रों के द्वारा कर दी गई, इसीलिए इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया। इस नागदशक को पुराण में दर्शक के नाम से जाना जाता है, अर्थात दर्शक के नाम से उल्लेख मिलता है। नागदशक को पुराण में दर्शक कहा गया है। कहा जाता है कि जनता इन पितृहंताओं से क्षुब्ध हो गया था, अर्थात इस वंश में लगभग सभी शासक अपने पिताओं का हत्या कर दिया था, इसलिए जनता क्षुब्ध था। इसलिए इन शासकों को हटा करके शिशुनाग नाम का एक योग्य अमात्य था, उस अमात्य को शासक बना दिया गया। और शिशुनाग जब शासक बना तो इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की, अर्थात इस अपने वंश का नाम शिशुनाग अपने नाम पर ही रखा। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी पूर्व से लेकर के 444 ईस्वी पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन रहा। कहा जाता है शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग अवंती के शासक अवंतीवर्धन को पराजित कर दिया और अवंती के साथ साथ वत्स को भी मगध में मिला लिया। कहा जाता है कि जिस समय में शिशुनाग शासक बना उस समय में अवंती के शासक अवंतीवर्धन थे और अवंती के अंदर में ही वत्स शासन चल रहा था, वत्स का शासन चल रहा था। इसलिए अवंती को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया, साथ ही वत्स को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग अपनी नई राजधानी वैशाली को बनाया। कहा जाता है कि जिस समय में शिशुनाग अवंती पर अभियान चला रहा था उसी समय में वज्जी संघ में अर्थात वैशाली में मगध से अलग होने की योजना बन रही थी, इसीलिए शिशुनाग उस पर कंट्रोल करने के लिए अपनी राजधानी को वैशाली ले गया। अर्थात पूछा जाए कि किस शासक के शिशुनाग वंश के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, तो शिशुनाग स्वयं बनाया था वैशाली को राजधानी। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी कालाशोक बना, जिस कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर कागा के समान था, एक बिल्कुल काला था। काला कलूटा होने के कारण इनका नाम काकवर्ण भी मिलता है। इसके बाद याद रखिएगा कि इन्होंने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र बनाया। वैशाली जो ट्रांसफर कर लिया था शिशुनाग, उस राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र बना लिया। कौन? तो कालाशोक। तो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ जो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ, जिसकी अध्यक्षता शबाकामी के द्वारा किया गया। उसके साथ याद रखिएगा कालाशोक, कहा जाता है कि एक दिन कालाशोक अपने बगीचे में टहल रहा था, उसी दरमियान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनको
छुरा घोंप करके हत्या कर दी गई। और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो है वो नंदीवर्धन हुए। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो नंदीवर्धन थे, इसकी हत्या एक शूद्र के द्वारा कर दिया गया और वो शूद्र थे महापद्म नंद। और कहा जाता है कि महापद्म नंद के द्वारा नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। और नंद वंश जो है 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व तक नंद वंश का शासन चला। और नंद वंश के प्रथम शासक महापद्म नंद थे। कहा जाता है कि महापद्म नंद का कई उपनाम था। महापद्म नंद को कई उपाधियां दी गई थी, जिसमें इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट कहा जाता है कि वैसा शासक जिसका सब तरफ अर्थात हर तरफ शासन चल रहा हो, चारों तरफ शासन हो, उसे एकराट कहा जाता है। उसके बाद है कि इनको दूसरा परशुराम कहा गया, द्वितीय परशुराम कहा गया इनको। जिस तरह से परशुराम ने क्षत्रियों को नाश कर डाला था, ठीक उसी तरह से ये कहा जाता है कि महापद्म नंद एक शूद्र शासक थे, इसीलिए इन्होंने क्षत्रियों को विनाश करने का प्रण लिया था, इसीलिए इसको द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ सर्वक्षत्रांतक की भी उपाधि इन्होंने धारण की। सर्वक्षत्रांतक का मतलब हुआ कि क्षत्रियों को विनाश करने वाला। उसके बाद कहा जाता है कि महापद्म नंद एक बार कलिंग विजय अभियान किया, अर्थात कलिंग को जीता। जो वर्तमान कलिंग जो है वो ओडिशा, जो वर्तमान का ओडिशा क्षेत्र है वो कलिंग राज्य में था, अर्थात कलिंग विजय अभियान चलाया और कलिंग को जीता। और कहा जाता है कि कलिंग में इन्होंने एक तनसूली नहर खुदवाया। कलिंग में सिंचाई कार्य के लिए इन्होंने तनसूली नहर का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कलिंग क्षेत्र में तनसूली नहर का निर्माण किसने करवाया, तो मगध साम्राज्य महापद्म नंद ने करवाया था। तनसूली नहर का उल्लेख जो है वो मिलता है कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही महापद्म नंद ने वहां आक्रमण के दरमियान वहां के जैन तीर्थंकर जीनसेन, जैन गुरु जीनसेन की प्रतिमा वहां से लाया था, कहाँ, मगध। और इसके साथ ही कहा जाता है कि महापद्म नंद के समकालीन थे पाणिनि, अर्थात प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले। अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक जो प्रथम व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण, उसके लेखक पाणिनि जो है वो अच्छे मित्र थे महापद्म नंद के, साथ ही इनके समकालीन थे। कि महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, उस 8 पुत्र में सबसे छोटा पुत्र था घनानंद। और ये घनानंद जो है वो जब शासक बना तो ये थोड़ा दूसरे किस्म का शासक था, अर्थात हमेशा मदिरा पान करता था और शासन सही तरीके से नहीं करता था, जिस कारण से जनता क्षुब्ध थी। जनता पर अत्यधिक कर का बोझ था, जनता इससे क्षुब्ध हो गई थी। यही कारण था कि जनता इसके विरुद्ध थी। और इसके मंत्री थे भट्टसाल, युद्ध मंत्री। घनानंद के युद्ध मंत्री थे भट्टसाल, जिसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। अर्थात ये जो घनानंद था इसका हत्या चंद्रगुप्त मौर्य कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की अपने गुरु चाणक्य की मदद से। कहा जाता है कि 326 ईस्वी पूर्व में जिस समय मगध पर शासन घनानंद का चल रहा था, उसी समय मगध क्षेत्र पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था कौन, सिकंदर। परंतु सिकंदर पंजाब क्षेत्र से ही वापस चला गया, मगध साम्राज्य तक नहीं पहुंच पाया था। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर, जिस समय में शासक घनानंद थे। है कि चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा ही बेहतरीन शासक हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला यदि कोई था तो व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य। लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़े। आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है तो आप हमें, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।